हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9 जिसका टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है जो सभी सजीवों के लिए बहुत आवश्यक होती है। बच्चों, आप सभी ने पिछली कक्षा में वायु के संगठन के बारे में पढ़ा है, जहां हमने पढ़ा था कि वायुमंडल में यानी वायु के अंदर 21% ऑक्सीजन होती है और 78% नाइट्रोजन होती है। उनमें से बेटा ऑक्सीजन के उपयोग के बारे में हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, क्या महत्ता है उसकी। आज हम जानेंगे क्या ये 78% नाइट्रोजन हमारे लिए जरूरी है या नहीं है, और अगर जरूरी है तो वह किस रूप में जरूरी है। नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का अहम या मुख्य अवयव है। नाइट्रोजन का बेटा हमारे शरीर में क्या प्रयोग है? नाइट्रोजन की सहायता से ही हमारे शरीर में प्रोटीन, क्लोरोफिल जो पौधों के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन के यौगिक बनाए जाते हैं। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। जैसे हम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को सीधे सांस के द्वारा अपने शरीर के अंदर ले सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, इस प्रकार हम वायुमंडलीय नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं कर सकते। जब हम वायु को अपने शरीर के अंदर लेते हैं तो वायु के साथ नाइट्रोजन तो जाती है, पर हमारा शरीर उस नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकता। हम उस नाइट्रोजन को अपने शरीर के लिए प्रयोग में नहीं ला सकते। तो फिर हम किस प्रकार से नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं? पौधों को नाइट्रोजन स्थितीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। पौधों को नाइट्रोजन किस तरह से मिलती है? जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है, जो 78% नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन स्थितीकरण प्रक्रिया द्वारा वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों को प्राप्त होती है। अब ये नाइट्रोजन स्थितीकरण क्या है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सकें, इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थितीकरण कहते हैं। बेटा जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के यौगिक में बदल दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थितीकरण कहते हैं। और इस बदलने को किस प्रकार बदला जाता है ये हम आगे पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में किस प्रकार बदला जाता है। फलीदार पौधे वर्ग के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन के स्थितीकरण में सहायता करता है। फलीदार पौधे जैसे बेटा आपने सभी दालें देखी हैं, सभी खाते हैं घर में, विभिन्न प्रकार की जो दालें होती हैं, और उस वर्ग के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। गांठें आप समझते हैं ना, उनकी जड़ें जो होती हैं वो फूली हुई होती हैं, और उसमें एक विशेष प्रकार का जीवाणु जिसका नाम होता है राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। और ये जीवाणु क्या करता है? वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थितीकरण करता है। इसी की सहायता से जो वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित है वो नाइट्रोजन के यौगिक में बदल जाती है, और कहाँ चली जाती है? वो मिट्टी में मिल जाती है। कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन का स्थितीकरण होता है, और कई बार हम देखते हैं बारिश के मौसम में बिजली भी कड़कती है, तो बिजली कड़कने से भी नाइट्रोजन का स्थितीकरण होता है। आज हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थित रहती है। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। तो मिट्टी में हम सभी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव रहते हैं, उनमें से कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं, और ऐसे जीवाणुओं को हम कहते हैं नाइट्रीकारक जीवाणु। यह नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं। पौधों की जड़ों द्वारा या नाइट्रोजन यौगिक पौधे के अन्य भाग तक चले जाते हैं, जहां पर उनसे प्रोटीन व अन्य यौगिक बनते हैं। तो जब जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलकर मिट्टी में मिला देते हैं, तो जब पौधे की जड़ें पानी का अवशोषण करती हैं मिट्टी से, तो जल के साथ साथ ये नाइट्रोजन के यौगिक भी पौधे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और पौधों के विभिन्न भागों में चले जाते हैं, जहां पर ये इनका क्या प्रयोग होता है? ये इनसे पौधे प्रोटीन बनाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं, क्लोरोफिल बनाते हैं और अन्य यौगिक बनाते हैं, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ लिया था वर्कशीट में। जो भी जंतु इन पौधों को खाता है, यह नाइट्रोजन पादप प्रोटीन या अन्य यौगिक के रूप में उन तक पहुंच जाती है,
और हम या कोई जंतु जब इन पौधों को खाते हैं तो हमारे अंदर भी वही नाइट्रोजन पादपों के अंदर जो प्रोटीन या किसी अन्य यौगिक के रूप में नाइट्रोजन होती है, वही रूप में नाइट्रोजन हमारे शरीर में या अन्य जंतुओं के शरीर में पहुंच जाती है। पौधे तथा जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व कवक इनके नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, जो पौधों द्वारा फिर से उपयोग कर लिए जाते हैं। अब बेटा क्या होता है, अभी हमने देखा कि पहले नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में पौधों में पहुंच जाती है और उसके बाद वो जंतु में पहुंच जाती है, यानी जंतुओं और पौधों दोनों के अंदर ही नाइट्रोजन जो है वो विभिन्न यौगिकों के रूप में उपस्थित रहती है। जब पौधे और जंतुओं की मृत्यु होती है तो मिट्टी में ही उपस्थित विशेष प्रकार के जीवाणु और कवक, जिन्हें हम कहते हैं विनाइट्रीकारक जीवाणु, इन नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। यानी पौधे और जंतुओं के जो नाइट्रोजन अपशिष्ट होते हैं उनको नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं, जो पौधे द्वारा फिर से उपयोग कर लिए जाते हैं। जब ये मिट्टी में मिल जाते हैं नाइट्रोजन के यौगिक, तो दोबारा कोई अन्य पौधा जो है इन नाइट्रोजन के यौगिक को फिर से उपयोग कर लेता है। कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। और कुछ विशेष जीवाणु क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन के यौगिक मिट्टी में मिल गए हैं उनको नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। ऐसे जीवाणु को हम बोलते हैं विनाइट्रीकारक जीवाणु। इस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो इस तरह से एक बार जब वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों में प्रवेश करती है, फिर जंतुओं में प्रवेश करती है, और जब पौधे और जंतुओं की मृत्यु हो जाती है तो वापस नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में ही चली जाती है, और ये नाइट्रोजन की मात्रा जो है हमेशा स्थिर रहती है वायुमंडल के अंदर। बेटा यहाँ पर देख लेते हैं, आपका एक फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, आप अपनी बुक एनसीईआरटी बुक में से भी इसको देखेंगे। यहाँ पर देखिए, मिट्टी में उपस्थित जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो क्या होती है, तड़ित के द्वारा यानी कि बिजली जब कड़कती है उस विधि के द्वारा या जीवाणु और हरे नीले शैवाल के द्वारा स्थितीकरण प्रक्रिया द्वारा कहाँ पहुंच जाती है, मिट्टी के अंदर पहुंच जाती है। जब मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक को जब पौधे अवशोषित कर लेते हैं तो ये नाइट्रोजन के यौगिक पौधे के अंदर चले जाते हैं। जब पौधे के अंदर चले जाते हैं तो जब पौधे से जंतु उनको खाते हैं तो वही नाइट्रोजन के यौगिक, यानी पौधे जब उनका उस नाइट्रोजन से यौगिक से प्रोटीन बना लेते हैं, क्लोरोफिल बना लेते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बना लेते हैं या अन्य सारे पदार्थ बना लेते हैं, जब जंतु उनको खाते हैं तो वही सारे पदार्थ जंतुओं के अंदर चले जाते हैं। अब जंतु जब उत्सर्जन करते हैं या जंतु और पौधे दोनों की मृत्यु होती है तो नाइट्रोजन के जो अवशिष्ट होते हैं उन पर सूक्ष्म जीव फिर से विशेष प्रकार के जो जीवाणु होते हैं और कवक होते हैं उन पर प्रक्रिया करते हैं और उनको फिर से मिट्टी में मिला देते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में बदल देते हैं, जिनको क्या करते हैं, अन्य पौधे अवशोषित कर लेते हैं। और कुछ विशेष प्रकार के विनाइट्रीकारक जीवाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन के यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदलकर वायुमंडल में वापस मिला देते हैं। इस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो हमेशा स्थिर रहती है, यानी कि 78% ही बनी रहती है। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ पर। सेम और मटर फलीदार पौधे की जड़ें में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो कौन सा जीवाणु पाया जाता है, सेम और मटर ये सभी दाल वर्ग के हैं। दाल जैसे हम बहुत सारी दालें हम खाते भी हैं, अरहर की दाल, मसूर की दाल, सेम, मटर, ये सारे एक ही परिवार के सदस्य हैं, सारे एक ही परिवार के। चना जो है वो सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। इनकी जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम, जो हमने ऊपर भी पढ़ लिया है। आप चाहो तो वहां से भी आपको मिल जाएगा इसका आंसर, राइजोबियम। ठीक है। नाइट्रोजन का स्थितीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है, तो हमने 2 विधियां यहाँ पर पढ़ ली थी ऊपर। नाइट्रोजन का स्थितीकरण किन विधियों द्वारा होता है, ये देखिए यहाँ पर विधियां दी हुई हैं। फलीदार पौधे के वर्ग के पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन के स्थितीकरण में सहायता देता है, और कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन का स्थितीकरण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है बेटा? क्योंकि हमारे शरीर में प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, इन सभी की आवश्यकता होती है। और ये किससे बने हुए हैं? सारे के सारे प्रोटीन से बने हुए हैं, नाइट्रोजन से बने हुए हैं, इसीलिए नाइट्रोजन की हमारे शरीर में बहुत अधिक आवश्यकता होती है।
अगला है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थित रहती है, नाइट्रोजन चक्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो आपको यही वाला डायग्राम बनाना है बेटा। यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र का आप अपनी बुक में से देखकर बनाइएगा, थोड़ा वहाँ पर आपको क्लियर नजर आएगा और यही सारे स्टेप्स आपको समझाने हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।